Good morning aspirants. Welcome to Prepare IAS e-learning platform. My name is मनीष शुक्ला और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या चुनाव सुधार को पढ़ना प्रारंभ किया था, ठीक है। उसी सीरीज को आज हम लोग फर्दर और देखेंगे, उसमें जो कुछ चीजें वहां पे छूट गई थी, रह गई थी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इन द लास्ट लेक्चर we were discussing about the various challenges associated with the electoral reforms। तो उन्हीं challenges को थोड़ा सा और विस्तृत रूप में यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करते हैं उस पे। कुछ चीजों पे वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था और जो आज टॉपिक सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है पेड न्यूज या फेक न्यूज, और कैसे ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस है इसको डिरेल करता है। तो देखिए, पेड न्यूज की अगर हम बात करें तो क्या है पेड न्यूज? पेड न्यूज एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ न्यूज आइटम, ठीक है। कुछ भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट को जब एक न्यूज आइटम का गाब दे दिया जाता है, न्यूज आइटम से डिस्गाइज कर दिया जाता है, और यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जब न्यूज जो होती है उसके लिए जो ऑडियंस होता है उसका ट्रस्ट होता है कि ये जो भी न्यूज हमारे सामने आ रही है वो अनबायस्ड होगी, ठीक है। तो उस ट्रस्ट का यहां पे मिस एडवांटेज लिया जाता है, ठीक है, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो पेड न्यूज के लिए हम लोगों ने क्या देखा? ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है जिसको कि न्यूज आइटम की तरह प्रस्तुत किया जाता है, और जो आपका ट्रस्ट है न्यूज के ऊपर कि ये अनबायस्ड इंफॉर्मेशन है, उसका मिसयूज किया जाता है अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे पर्पस होगा। जो भी इस न्यूज आइटम को इस तरीके से दिखाएगा वो कुछ ना कुछ इन रिटर्न कैश या काइंड इनसे मिलेगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें की जाती हैं। अल्टीमेटली होता क्या है? जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो डिसरप्ट होती है। सो लेवल प्लेइंग फील्ड इज डिसरप्टेड। ऑब्वियस सी बात है, इस व्यक्ति के बारे में जो पेड न्यूज करवा रहा है उसके बारे में लोगों तक, जनता तक ज्यादा इंफॉर्मेशन और केवल सूटेबल इंफॉर्मेशन पहुंचती है जो इस व्यक्ति को सूटेबल हो, ठीक है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करता है। और दूसरा, जो इलेक्शन पे एक्सपेंडिचर की लिमिट है उसको भी ये कहीं ना कहीं वायलेट करता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि भारत में चुनावों का खर्चा जो है वो नियमित है। जैसे लोकसभा इलेक्शन के लिए एक कंटेस्टेंट 70 लाख रुपए खर्चा कर सकता है और असेंबली के लिए 28 लाख। तो जब आप पेड न्यूज करवाते हैं तो वो जो एक्सपेंडिचर लिमिट है कहीं ना कहीं उसमें भी ये उसका वायलेशन करता है, उसमें ये अकाउंटेड नहीं होता है। तो यहां पे समझ आया आपको कि कैसे पेड न्यूज जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक चैलेंज होता है। उसी के साथ साथ फेक न्यूज। फेक न्यूज क्या है? यहां पे क्या किया जाता है? जो भी ऑडियंस है उसको डिसीव किया जाता है फेक न्यूज के थ्रू, मतलब जो न्यूज ट्रूथफुल नहीं है, ठीक है। तो ये जो पेड न्यूज और फेक न्यूज का पूरा कंसेप्ट है, ये एक बड़ा चैलेंज उभर के सामने आ रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, पेड न्यूज के खिलाफ भारत में कोई स्पेसिफिक लॉ जो इसको पेड न्यूज को स्पेसिफिकली टारगेट करता हो, ऐसी इस चीज की एब्सेंट है। पेड न्यूज को कई लोग तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं इस मुद्दे के साथ, ठीक है। तो ये तो रहा नेक्स्ट चैलेंज जिसको हमने बोला पेड न्यूज एंड फेक न्यूज। उसके अलावा इलेक्शन कंडक्ट के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग
कैंपेन साइलेंस का एक प्रोविजन होता है। लेकिन देखा यह गया है कि ये जो कैंपेन साइलेंस का प्रोविजन है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करती हैं और जो उनका पर्पज है वो सर्व कर ले जाती हैं। तो इस कैंपेन साइलेंस के प्रोविजन को हम लोग देखेंगे। देखिए, जो सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, सेक्शन 126 ऑफ आरपीए, यह कहता है कि द फाइनल आवर ऑफ कंडक्ट ऑफ वोटिंग, उसके 48 घंटे पहले तक किसी भी तरीके का इलेक्शन कैंपेनिंग ये प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो जो आर है कंक्लूजन ऑफ वोटिंग का, उसके पहले के जो 48 घंटे हैं, यहां पे एक कैंपेन साइलेंस की बात करता है। किस तरीके का कैंपेन साइलेंस? ये कहता है कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो सकती, प्रोसेसर नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई पॉलिटिकल रैली या इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती। तो 48 घंटे के लिए कैंपेन साइलेंस की बात करता है सेक्शन 126 ऑफ आरपी। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका रास्ता क्या निकाला। आज के दौर में जहां पे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का जो सबसे प्रमुख माध्यम है वो है सोशल मीडिया। ठीक है, अब सोशल मीडिया को यहां पे इंक्लूड किया नहीं गया सेक्शन 126 ऑफ आरपीए। तो जब आप 48 आवर्स में कैंपेन साइलेंस की बात कर देते हो थ्रू फिजिकल रैलीज एंड प्रोसेसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इसको यहां पे वायलेट करते टाइम ये लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया का। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ये चाह रहे हैं वो करवा ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया को 126 के तहत रेगुलेट नहीं किया गया। क्लियर? अब यहां पे इस चीज को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था उमेश सिन्हा कमेटी। उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए। पहला रिकमेंडेशन जो इसका था, उसने बोला कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है उसको आप अमेंड करें और सेक्शन 126 के तहत ही यहां पे इंटरनेट, सोशल मीडिया और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इस सब को भी इसमें इंक्लूड कर दे। तो अभी तक आपने देखा कि 48 आवर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी? केवल रैलीज, प्रोसेसेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उमेश सिन्हा कमेटी ने यह बोला कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी 126 के तहत लाने की जरूरत है और इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को आप अमेंड कर दें। क्लियर? उसके अलावा उमेश सिन्हा कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन दी। देखिए होता क्या है कि सोशल मीडिया में भी जो पेड न्यूज का फॉर्म है वो चलता है। तो जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट है वो आपको एक सामान्य इंफॉर्मेशन की तरह लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भारत में वो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं। तो उमेश सिन्हा कमेटी रिकमेंडेशन में यह बोला गया कि भाई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी एडवर्टीजमेंट पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट हो, उस पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट को वैसा वहां पे मेंशन किया जाए, फ्लैग किया जाए कि भाई ये पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट है, जिससे कि लोग जान पाए कि ये एक तरीके की पेड न्यूज है। ठीक है, जिससे उनके ट्रस्ट का गलत फायदा ना उठाया जा सके। क्लियर हो रही बात? तो ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन में सामने आया। उसके अलावा उमेश सिन्हा कमेटी ने सोशल मीडिया के रेफरेंस में कुछ और बातें भी कही। इसने यहां पे बताया कि ऐसा जो भी कंटेंट जो सोशल मीडिया पे इलेक्शन कंडक्ट के रूल्स को वायलेट करता है, ऐसे कंटेंट को टेक डाउन किया जाए और इसके लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जो चुनाव आयोग है वो एक कोऑर्डिनेशन में, एक समन्वय की तरह काम करे। ठीक है,
तो जहां तक बात रही कैंपेन साइलेंस और सोशल मीडिया, जो कि एक प्रमुख फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बन गया है डिजिटल एज में, उसके रिगार्डिंग ये चैलेंजेस हैं और ये इसका कुछ वे आउट हो सकता है। तो अभी तक हमने दो चैलेंजेस को और ऐड किया है। कौन कौन से? पहला एक तो पेड न्यूज और दूसरा कैंपेन साइलेंस की बात हमने करी, ठीक है। देन इसी को थोड़ा सा चैलेंजेस के पार्ट को ही और आगे ले चलते हैं। और अब चर्चा करते हैं हम लोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पे। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। यूपी इलेक्शन आने वाला है, आप लोग देख रहे होंगे कई न्यूज चैनल्स पे हर हफ्ते में एक ओपिनियन पोल आ रहा है। ओपिनियन पोल क्या होता है? इट इज ए प्री पोल सर्वे, ठीक है। तो ओपिनियन पोल क्या है? एक तरीके का ये प्री पोल सर्वे है, ठीक है। और एग्जिट पोल पोस्ट पोल सर्वे है। ये पोस्ट पोल सर्वे है जस्ट आफ्टर इलेक्शन। चुनाव के तुरंत बाद जो मतदाता हैं उन मतदाताओं का एक सर्वे किया जाता है और जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये अमुक व्यक्ति जीत रहा है। तो इसको बोलते हैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, ठीक है। अब देखिए इस सब के रिगार्डिंग समस्याएं क्या हैं और कैसे ये इवॉल्व हुआ और क्या इसका समाधान हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले बात करें जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल है, इसके रिगार्डिंग 1998 में इसका अगर आप इवोल्यूशन देखेंगे तो 1998 में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ये कहता है कि जो भी एजेंसी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल करा रही हैं वो कौन सी मेथोडोलॉजी अपना रही हैं, क्या उनका सैंपल साइज है, क्या मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है, और उस पोलिंग एजेंसी का क्या बैकग्राउंड रहा है, इसके बारे में जानकारी तो दे। भाई आप ये बता देते हैं कि आने वाले फला इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी सीट्स जीत रही है और उसके बेसिस पे जो मतदाता है वो डिसाइड करता है कि उसको मत कैसे करना है। अगर आप इतना एक ग्रेव स्टेप ले रहे हैं इलेक्शंस के संदर्भ में, तो वहां पे जो मतदाता है उनको यह भी तो पता होना चाहिए कि जो पोलिंग एजेंसी है वो किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, मार्जिन ऑफ एरर क्या होगी इसमें, ठीक है। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ने इन चीजों के बारे में बताया कि भाई अपना आप मेथड बताइए, क्या आपका सैंपल साइज है उसके बारे में बताइए, क्या मार्जिन ऑफ एरर है उसके बारे में बताइए, और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जो भी पोलिंग एजेंसी है उसकी। क्लियर? 1998 में इलेक्शन कमीशन इस रेगुलेशंस के तहत आता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके बाद यह बोलता है कि भाई इन चीजों की इलेक्शन कमीशन ने जो रेगुलेशंस बताए हैं इसकी कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग तो है नहीं, तो क्योंकि कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है तो इसको आप इन्फोर्स कैसे करेंगे। तो इन्फोर्समेंट एक बड़ा चैलेंज आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे मेंशन किया। इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी इसको ये टेक डाउन करता है, ठीक है। फिर से ये अनरेगुलेटेड पूरा जोन हो जाता है। क्लियर? उसके बाद अगर आप देखें अभी जो पोलिंग एजेंसीज हैं वो सुमोटो, कुछ पोलिंग एजेंसीज इन चीजों को आपको बताती हैं, कुछ एजेंसीज नहीं बताती हैं। क्लियर? हाल में ही 2017 में जो टैरेट कॉर्ड रीडर्स वगैरह होते हैं उनको भी एग्जिट पोल की श्रेणी में लाया गया। तो ये जो पूरा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का मसला है, अब आगे हम ये देखेंगे कि क्यों ये सिग्निफिकेंस इसका क्या है, क्या महत्व है आपके लिए। ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ महत्व होगा तभी इसको कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा है। तो इसके महत्व पे भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग यहां पे कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस
पहली चीज तो यह है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है किसी भी वोटर का, वो एक फंडामेंटल राइट है। यहां से आपको क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अगर आप इसको बैन कर देंगे तो आपके एक फंडामेंटल राइट का ये वायलेशन होगा। सो राइट टू इंफॉर्मेशन ए फंडामेंटल राइट। दूसरी बात यह है कि जो वोटर है वो जो अपनी चॉइस करता है वो चॉइस इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए। एक सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में जो वोटर की चॉइस है वो इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए। और वो इन्फॉर्म्ड चॉइस कैसे बनेगी? इन्हीं ओपिनियन पोल्स के बेसिस पे। ऑब्वियस सी बात है, इन्फॉर्म्ड चॉइस क्या करता है? जो डेमोक्रेसी है उसको और डिलिबरेटिव बनाता है। सो इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, इसके लिए ये ओपिनियन पोल्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। क्लियर? समझ आ रही बात? उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो ओपिनियन पोल्स हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी एडवांटेज पहुंचाते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई ओपिनियन पोल हुआ, उसमें आया कि कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी कम सीट्स पा रही है, तो वो अपनी कैंपेन स्ट्रेटेजी बदल सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये एडवांटेज पहुंचाते हैं। तो ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का क्या हुआ? इनका सिग्निफिकेंस हुआ, इनका महत्व हुआ। क्लियर? समझ आया बात? अब इसके आगे की बात करें कि भाई ये चीजें तो इनका सिग्निफिकेंस हो गया, ये चैलेंजेस, ये इस तरीके से ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल होते हैं। अब ये चैलेंजेस क्या पोज कर रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं? अभी हमने देखा था पेड न्यूज एक बहुत बड़ा मेनेस हो रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। तो ये जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है, इनकी फंडिंग क्या है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, उसका पता रहता नहीं है। तो मान लीजिए किसी एक्स पॉलिटिकल पार्टी को अपने फेवर में ओपिनियन पोल करवाना हो तो क्या करेगी? सिंपली एक पोलिंग एजेंसी को कुछ फंड दे देगी और बोलेगी भाई आप हमारे फेवर में ये ओपिनियन पोल का रिजल्ट दे दीजिए। ठीक है? तो आपको पता नहीं चलता है कि ये जो ओपिनियन पोल है ये सच में हुआ है या एक पेड न्यूज है। पहली बात। ठीक है? तो पेड न्यूज और ओपिनियन पोल, क्योंकि आपको सोर्स ऑफ फंडिंग का आइडिया नहीं है। जो दूसरी बात है वो ये है कि इनका जो सैंपल साइज है, क्या मेथड इन्होंने लिया, इस सबको आपको बताते नहीं है। तो जो इनकी मेथडोलॉजी है वो मेथडोलॉजी सामान्य नागरिक को नहीं पता होती है। ठीक? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट को जो हम बात करेंगे तो उसके लिए ये जो है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां यहां पे पोज कर रही है। क्लियर? अब अगली चीज जो यहां पे हम लोगों को देखनी होगी, इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या वे आउट हो सकता है इस पूरी परिस्थिति का। तो देखिए, वे आउट ये है कि आप यहां पे क्या करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को अमेंड करें और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाएं। इस रेगुलेटर का काम क्या होगा? जो भी पोलिंग एजेंसीज हैं उनको एक्रेडिट करना, उनको मान्यता देना और ये इंश्योर कराना कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ये काम करेंगे। ठीक है? तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ये करेगा, इनको एक्रेडिट करेगा, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स इनके तय करेगा, इनकी जो मेथड और सैंपल साइज है इन सबको तय करेगा। और ये भी तय करेगा ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कि जो भी पोलिंग एजेंसी है उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, इसका पब्लिक डिस्क्लोजर करेगा। ठीक है? क्लियर? तो अगर इस तरीके से चीजें की जाएं तो ये जो पेड न्यूज, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल है, इसका सिग्निफिकेंस को हम सर्व करते हुए इसके चैलेंजेस का वे आउट निकाल सकते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा और आप नोट्स बनाते हुए भी चल रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैलेंज पे, और जो कि आजकल खासा चर्चा में है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसकी जो इतिहास है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2004 का जो लोकसभा इलेक्शन था, पहली बार ऐसा हुआ कि 2004 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें पूर्णतः जो मतदान हुआ वो ईवीएम के थ्रू हुआ। पहले ये बैलेट पेपर होते थे, उनके थ्रू होता था। ईवीएम आए और ईवीएम ने हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है इसको बहुत ही पुष्ट किया, इसमें बहुत ही एडवांटेजेस पहुंचाए आपको। लेकिन साथ साथ कुछ चुनौतियां भी यहां पे आती हुई दिखती हैं। अब उन चुनौतियों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। चैलेंजेस, सबसे पहला और बड़ा चैलेंज है इसके साथ, वो है ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का। देखिए, जो वोटर है, सामान्य मतदाता है, उसके पास ये पता लगाना कि जो मेमोरी जो उसने वोट दिया है और जो ईवीएम की मेमोरी में वोट स्टोर हुआ है, क्या उनका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बारे में इसका पहले तो कोई समाधान ही नहीं था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की वजह से एक टेक्नोलॉजी लाई गई, वीवीपैट, और वीवीपैट के थ्रू अब ये इसका निश्चय किया जा सकता है कि आपने जो वोट दिया और जो वोट ईवीएम की मेमोरी में स्टोर हुआ वो एक है कि नहीं है। अब इसके लिए किया क्या जाता है, प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है कि पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 ईवीएम को वीवीपैट से मैच किया जाता है, देखा जाता है कि क्या वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल 5 ईवीएम को वीवीपैट की जो फिजिकल आपकी पर्ची होती है उससे मैच किया जाता है। ठीक, अब देखिए समस्या क्या है यहां पे। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर केवल 5 ईवीएम के ऊपर आप वीवीपैट की मैचिंग करेंगे तो जो एरर की डिटेक्शन का परसेंटेज रहेगा वो लेस देन 10% रहेगा। लेस देन 10% ये चांसेस है कि आप एरर या मिसमैच डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि आपने केवल 5 ईवीएम को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे मैच किया। तो पहला बड़ा चैलेंज पड़ता है वो है ट्रांसपेरेंसी का या पारदर्शिता का। ठीक है। दूसरा है सिक्रेसी। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कि जो आपका वोट है वो सीक्रेट रहे। अगर सीक्रेट रहेगा तभी ये इंश्योर किया जा सकता है कि आपका कोई पोस्ट पोल विक्टिमाइजेशन ना कर पाए कि भाई आपने हमको वोट नहीं दिया इसलिए आपके लिए ये एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसके लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें सिक्रेसी अपनाई जाती है। अब देखिए, जब से ईवीएम आया है तब से हुआ क्या है, जो ईवीएम्स की काउंटिंग होती है वो बूथ वाइज होती है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर बूथ है, उसकी ये ईवीएम है, इसकी काउंटिंग हुई और बूथ वाइज जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है। क्लियर? जो बूथ वाइज जब आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो ये चीज डिसर्न हो जाती है यहां पे कि इस पर्टिकुलर बूथ में वोटिंग का बिहेवियर कैसा रहा। क्लियर हुई बात? कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारे बूथ होते हैं। अगर बूथ वाइज आप ईवीएम की काउंटिंग करेंगे तो बूथ वाइज वोटिंग बिहेवियर पैटर्न डिसर्न हो जाएगा। अब इससे क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो सिक्रेसी है ये प्रभावित हुई कि नहीं। अब इनका विक्टिमाइजेशन किया जा सकता है कि नहीं। मान लीजिए पता है कि भाई पर्टिकुलर बूथ से हमको वोट नहीं पड़े, तो इलेक्शन के बाद इनका विक्टिमाइजेशन हो सकता है। क्लियर? तो सिक्रेसी का एक बड़ा चैलेंज आता है और यहां पे एक समाधान जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा। यहां पे आप टोटलाइजर मशीन्स यूज कर सकते हैं। टोटलाइजर मशीन्स बेसिकली क्या होता है, वो कई सारी ईवीएम्स को एक साथ उनको जोड़ के उन सारों के जो मत हैं वो एक ऐड करके जो है बताएगी, जिससे बूथ वाइज वोटिंग पैटर्न डिसर्न नहीं होता है। तो ये एक चैलेंज पड़ता है, जो चैलेंज है सिक्रेसी का। क्लियर? उसके अलावा अगर आप देखें, मेल फंक्शनिंग भी एक बड़ा मुद्दा है। मेल फंक्शनिंग, जो ईवीएम्स हैं, कई बार जो ईवीएम ऑपरेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इतनी सफिशिएंट ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती, या ट्रेनिंग के टाइम वो इतना अटेंटिव नहीं होते
कि किस क्रम में वायर्स को जोड़ना है वो उनको पता हो, और जिसके कारण कई बार ये देखा गया है कि ईवीएम जो है वो मेल फंक्शन हो जाती है। क्लियर, समझ रहे हैं आप बात? उसके अलावा ईवीएम के ऊपर हैकिंग के भी चार्जेस लगे हैं। तो ये सारी कुछ चुनौतियां आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, जहां तक हम बात करें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि भाई अगर ये चैलेंजेस हैं तो उसके बाद भी ईवीएम का इस्तेमाल हो क्यों रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स होंगे ईवीएम के साथ। तो उन सेफ्टी फीचर्स को हम लोग देखते हैं। सेफ्टी फीचर्स, ये मानना कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, ये कहां तक जायज है, ये सेफ्टी फीचर्स पढ़ने के बाद आप सोचिएगा। पहली चीज तो जो ईवीएम मशीन है ये स्टैंड एलोन डिवाइस है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई नेटवर्किंग नहीं हो सकती, ना ही वायर्ड, ना ही अनवायर्ड, ना ही इसमें कोई एंटीना है, ना ही कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर है। तो अगर ये किसी नेटवर्क के साथ है ही नहीं, किसी वायर्ड अनवायर्ड फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंटीना वगैरह लगा ही नहीं है, तो इसमें इंटरफेरेंस किया कैसे जा सकता है? ये तो एक स्टैंड एलोन डिवाइस है। तो हैकिंग का जो एलिगेशन है वो कंप्लीटली जो है निराधार है। जहां तक बात रही जर्मनी और नीदरलैंड्स में, वहां पे भी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता था और हैकिंग की संभावना जो है बनी, इसके कारण वहां पे ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। तो अगर उस संदर्भ में आप देखेंगे तो वहां पे जो ईवीएम्स होती थी वो कंप्यूटर से नेटवर्क रहती थी, इसलिए वहां पे जो है चांसेस थे। लेकिन भारत में जो ईवीएम इस्तेमाल होता है वो एक स्टैंड एलोन डिवाइस है। क्लियर हुई बात? तो स्टैंड एलोन डिवाइस है, नेटवर्क नहीं है ये, तो इसमें हैकिंग के चांसेस नहीं है, ना के बराबर है। दूसरी चीज, यहां पे हर एक वोट की जो भी बटन प्रेस होती है उसकी रियल टाइम स्टैंपिंग होती है। तो यह कहना कि एक व्यक्ति जाएगा और लेटेंट वोटिंग कर देगा, यह संभव नहीं है, क्योंकि ईवीएम में एक क्लॉक लगी है, हर एक बटन के साथ वो क्लॉक जो है उसका रिकॉर्डिंग करती है। तो टाइम स्टैंपिंग के कारण लेटेंट वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, उसके अलावा एक व्यक्ति एक ही बार वोट कर सकता है। देखिए जो ईवीएम होता है उसमें एक तो बैलेट बॉक्स होता है और एक कंट्रोल मशीन होती है। तो जो कंट्रोल मशीन होती है उससे जब तक इंटर प्रेस नहीं किया जाएगा तब तक एक से ज्यादा बार एक व्यक्ति वहां पे अगर प्रेस भी करता है बटन को तब भी वो वोट काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहना कि एक व्यक्ति जाएगा और कई वोट्स दे देगा ये भी संभव ईवीएम्स के साथ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहां पे कुछ प्रोसीजरल चेक्स एंड बैलेंस भी होते हैं, जैसे रैंडम एलोकेशन करना, जो ईवीएम पोस्ट पोल स्टोरेज होता है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, प्रॉपर ट्रायल रन वगैरह कराया जाना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बेहतर है। चैलेंजेस हमने देखे थे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमने देख लिए। अब इसका देखिए वे आउट क्या हो सकता है। वे आउट ये है कि जो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 ईवीएम्स की वीवीपैट के साथ मैचिंग का हमारा स्टैंडर्ड है, इसको हम और बढ़ा दें। तो वीवीपैट मैचिंग को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज 5 ईवीएम से ज्यादा करें। ठीक है, ये इंश्योर करें कि अगर एक भी ईवीएम पे वीवीपैट का मिसमैच हो जाता है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जो है वो रद्द करके फिर से इलेक्शन हो। ठीक है, उसके अलावा जैसा मैंने बताया टोटलाइजर मशीन का इस्तेमाल करें आप, जिससे कि वोटिंग पैटर्न डिसर ना हो। यह तरीका जो है एक बेहतर तरीका होगा। अगर इन चीजों को हम करेंगे तो ईवीएम जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने इलेक्शन प्रोसेस को और फ्री एंड फेयर कर सकते हैं। तो हमने जो चैलेंजेस का पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया था।
और अब हम लोग वे आउट पे देखेंगे, समाधान पे चर्चा करेंगे कि इतनी सारी चुनौतियां अगर हैं तो क्या उसका कुछ समाधान भी हो सकता है, क्या समाधान भी संभव है क्या। तो वे आउट, वे आउट, देखिए वे आउट्स को हम लोग पहले तो कुछ प्रमुख हेडिंग्स में इनको बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या कुछ लेजिस्लेटिव वे आउट्स हो सकते हैं, क्या लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वे आउट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो समाधान है उस समाधान को राजनीतिक दल के स्तर पे, पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पे, और फिर जो मतदाता है, जो वोटर है, उसके स्तर पे क्या समाधान हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात, और देखिए यहां पे जिन टॉपिक्स की मैं चर्चा करूंगा वो खुद में एक बड़े टॉपिक्स हैं, तो आने वाले क्लासेस में हम लोग उस पर भी जो है और विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहां पे जो हो सकता है वो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इस पे काफी चर्चा भी हुई, प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में भी रहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराए जाएं। होता क्या है कि अलग अलग असेंबली के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, पूरा का पूरा इलेक्शन का दौर ही चलता रहता है। आज यहां पे इलेक्शन है, कल वहां पे इलेक्शन है। इससे होता क्या है, सबसे पहली चीज तो गवर्नेंस प्रभावित होती है। जो गवर्नेंस है उसका एजेंडा, जो पार्टी सत्ता में है उसका एजेंडा जो है वो अभिशासन ना होकर कैसे चुनाव जीता जाए इस पे आ जाता है, तो गवर्नेंस प्रभावित होती है। जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो प्रभावित होता है, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा है उसको एक तरीके से पॉलिटिकल थिएटर बना दिया जाता है, ठीक है। इकोनॉमी हमारी प्रभावित होती है इन सब पूरे प्रोसेस से, क्योंकि पॉपुलिस्ट मीजर्स अपनाए जाते हैं जब भी इलेक्शन आते हैं तब। लोगों की जो एक सामान्य लाइफ है वो, क्योंकि रैली होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, उसकी वजह से लाइफ, लोगों की सामान्य जीवन जो स्तर है वो भी उसमें गिरावट देखी जाती है। तो क्योंकि इतने सारे रीजंस हैं, तो इसलिए क्यों ना हम इन सारे इलेक्शंस को एक साथ करा दें, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस खुद में एक बड़ा टॉपिक है और इसको आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इस पे चर्चा भी करेंगे। उसके अलावा हमने मनी पावर की बात की थी। मनी पावर को डील करने का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। जो इलेक्शंस की फंडिंग है वो सरकार खुद करे। अब बात जहां तक है कि जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है ये काफी पुराना जो है मुद्दा है। 1990s में ये सबसे पहले इस पे चर्चा होनी स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है? क्योंकि इसकी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं और ये मुद्दा खुद में एक बड़ा मुद्दा है। तो इसको स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हम लोग आगे एक विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक वे आउट ये भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन करें। जहां तक जो मसल पावर के चैलेंज की बात हम लोगों ने की थी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के चैलेंज की बात की थी, उसको डील करने के लिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एक संस्था है, उसने एक पीआईएल डाली और उस पीआईएल पे जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2018 में कि भाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में 2013 में यह इंश्योर किया था कि जो सेक्शन 8(4) है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8(4) में यह बोला गया था कि जैसे ही कोई पॉलिटिशियन कन्विक्ट होता है, कन्विक्शन के बाद अगर ये अपील कर देता है तो ये अपने पद पे बना रह सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। ठीक है, तो वहां पे कुछ स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने लिए थे। हालांकि इस बार पीआईएफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लेजिस्लेचर के डोमेन में आता है कि कोई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए कोई लॉ बनाती है कि नहीं बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है सरकार को कि ऐसा किया जाए। अब देखिए इसमें समाधान क्या हो सकता है। जो अभी का समाधान है, देखिए इस पूरे प्रोसेस को देखिए। पहले किसी के खिलाफ एफआईआर फाइल होती है। एफआईआर फाइल होने के बाद पुलिस यहां पे इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर चार्जशीट बनती है और इस चार्जशीट बनने में
चार्जशीट बनने में यहां पे एक जुडिशियल माइंड अप्लाई हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव के पास है और यहां पे जुडिशरी की एंट्री हो जाती है। इसके बाद ये चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होती है और कोर्ट इसको स्वीकार करती है या अस्वीकृत कर देती है। अभी जो प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चलने के बाद जब व्यक्ति कन्विक्ट होगा तभी वो डिबार किया जा सकता है इलेक्शन कंटेस्ट करने से, ठीक है, उसके पहले नहीं। अब ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल है और बहुत ही इसमें देरी लगती है, इसलिए बोला ये गया, एक व्यक्ति हैं सुनी उपाध्याय, उन्होंने बोला कि भाई जैसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर फाइल हो क्रिमिनल चार्जेस में, उसको डिबार कर दिया जाए। अब देखिए इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि अपने राजनीतिक विरोधियों पर, जो भी राजनीतिक विरोधी हैं उसके खिलाफ आप फॉल्स केसेस में एफआईआर करा दें और उसको चुनाव लड़ने से रोक दें। यह भी तो संभव है। तो ये तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं जो है इरोड कर देगा। तो इसका बेहतर वे आउट ये निकल सकता है कि जैसे ही एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाए और कोर्ट इस चार्जशीट को एक्सेप्ट कर ले, यहां पे उस व्यक्ति को पॉलिटिक्स से कुछ सालों के लिए, जब तक केस चल रहा है, जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता, तब तक डिबार कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे हो सकता है जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे है वो द्वेष भाव के साथ आपके खिलाफ काम कर रहा हो, लेकिन यहां पे तो जुडिशियल माइंड भी लग गया ना, और जुडिशरी से तो हम एक्सपेक्ट ही करते हैं, आशा हमारी ये होती है कि ये फ्री एंड फेयर के तरीके से काम करेगा। तो जैसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट एक्सेप्ट हो जाती है, उस व्यक्ति को राजनीति से डिबार कर देना चाहिए। जब कन्विक्शन हो जाए, अगर कन्विक्शन हो जाता है तो आगे कंटिन्यू रखें 6 सालों तक, अगर नहीं होता है तो उसको वहां पे फिर से ऑब्वियस सी बात है वहां पे छूट ही जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है जहां तक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने की बात है। और जैसा कि मैंने बोला था, मनी पावर, मसल पावर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। क्रिमिनल एलिमेंट्स को पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर इसलिए देती हैं क्योंकि ये अपनी फंडिंग खुद अरेंज कर सकते हैं। तो आपको मनी पावर को भी, जैसा कि मैंने बोला, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, उसको भी यहां पे देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे कुछ मेजर्स ले सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आप जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसमें कुछ संशोधन करिए और उन संशोधनों को करने के बाद ये इंश्योर करिए कि जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ती हैं चुनाव के टाइम, जो भी सरकार जो है वो होती है, वो बोलती है कि भाई हम ये चीजें दे रहे हैं, ये फ्री में दे रहे हैं, ये फ्री में दे रहे हैं, इन पॉपुलिस्ट मेजर्स पे क्या किया जाए, नियंत्रण लगाया जा सके एफआरबीएम एक्ट पे बदलाव करके, ठीक है। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में आप बदलाव करें। सेक्शन 126 जैसा कि हमने बात की थी, इसमें आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी इंक्लूड करें। टोटलाइजर मशीन्स, इसके इस्तेमाल की यहां पे जो है विधि बनाई जाए इसके इस्तेमाल के लिए। तो ये सारे काम आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को अमेंड करके करिए। उसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है एमसीसी, इसका अभी कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, तो इसको एक लीगल स्टेटस दिया जाए। अब एमसीसी खुद में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे कुछ लेजिस्लेटिव उपाय किए जा सकते हैं जिन उपायों के द्वारा हम अपनी चुनावी प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें जो भी हैं समाधान में, उनको हम आने वाली क्लासेस में और विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।